बुलंद दरगाह कौम पे बहुत बड़ा एहसान राव साहब ने किया। आने वाले तारीख दान इसको किस एंगल से देखेंगे, मुझे यकीन है कि वो सच को परखेंगे। तो क्यों ना यहाँ हमारे बड़े ही मोअज़्ज़ज़ और मोहतरम तारीख दान मौजूद हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और उनसे मैं ये पूछूँ कि तारीख के किन ज़ावियों से वो राव रशीद साहब की इस किताब को देखते हैं जो मैंने देखा। जनाब डॉक्टर मुबारक अली। साहिब किताब राव रशीद साहब, सदर मोहतरम और अजीज दोस्तों, आमतौर से होता यह है कि हम दूसरों की लिखी हुई आबीदियाँ बहुत शौक़ से पढ़ते हैं। शायद उसकी वजह यह हो कि हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन आबीदियों के ज़रिए से या इन याददाश्तों में कुछ झलकियाँ नज़र आ जाएँ और या उसके ज़रिए से हम कुछ अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर तरीके से समझ सकें। एक मौलिक की हैसियत से जब इन आबीदियों को या याददाश्तों को मैं देखता हूँ तो ये कई तरीक़ों से इसको देखा जा सकता है। इसके लिखने वाले भी मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं। एक तो शायर, अदीब या दानिशवर होते हैं जो कोशिश करते हैं कि अपने अहद को देखें, अपने ज़माने को देखें और जो कुछ भी गुज़रा है उसको लोगों के सामने पेश करें। दूसरी तरफ से वो लोग होते हैं जिनको हम सियासतदान कहते हैं या मंतकी जनरस कहते हैं या हुकूमत तबके कहते हैं। असल में ये लोग जो हैं तारीख से बहुत ज़्यादा खौफज़दा होते हैं और तारीख से खौफज़दा होने का नतीजा ये होता है कि ये लोग अपनी ऑटोबायोग्राफीज़ या अपनी याददाश्तें लिख कर इस बात की कोशिश करते हैं कि तारीख में अपनी याददाश्तों के ज़रिए से या अपनी ऑटोबायोग्राफीज़ के ज़रिए से उन बदबानियों को छुपाया जाए। इसकी इब्तिदा रोमन पीरियड में रोमन जनरल्स ने शुरू की थी कि वो रोमन जनरल्स के जिन्हें मैदान जंग में शिकस्तें हुई थी या जिन्होंने बदउनवानियाँ की थी, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफीज़ लिख कर इसी बात की कोशिश की थी कि तारीख़ में किसी तरीके से अपने गुनाहों को छुपाया जाए। और ये आप देखेंगे कि यही रस्म हमारे यहाँ भी चली हुई है कि बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ी तादाद में हमारे यहाँ भी रिटायर्ड जनरल्स हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं या मतलब के सियासतदान हैं, वो अपनी याददाश्तें भी लिख रहे हैं, अपनी आबीदियाँ भी लिख रहे हैं। और हमारी जो एक बदकिस्मती है वो ये है कि चूँकि हमारे यहाँ तारीख़ नवीसी की रिवायात बहुत कमज़ोर है, इसकी वजह से इन याददाश्तों का या इन आबीदियों का जो है मौलिकों ने पूरी तरीके से तज्ज़िया नहीं किया है। अगरचे इनका तज्ज़िया किया जाए तो बहुत सी बातें आपके सामने आएंगी और उससे अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से इन लोगों ने तारीख़ को मस्क किया है। अगर आप देखें कि जिस तरीके से ये याददाश्तें छप रही हैं और अगर आप खुद भी उनका तज्ज़िया करें तो ये चीज़ आपके सामने आएगी। तो ये इस चीज़ को जहन में रखते हुए राव साहब की जो किताब है, जब उसको मैंने पढ़ा तो मेरे जहन में यही था कि राव साहब खुद भी एक पुराने ब्यूरोक्रेट हैं और ब्यूरोक्रेट होने के साथ साथ ये है कि रज़ा राव साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि वो न सिर्फ ये कि एक बड़े ब्यूरोक्रेट रहे बल्कि जिन महकमों में उन्होंने अपनी खिदमत सरअंजाम की वो महकमे हमारे लिए आज तक बड़े ख़तरनाक हैं। यानी पुलिस का महकमा है, इंटेलिजेंस के महकमे हैं, तो हमें आज भी इन महकमों से बहुत डर लगता है। और इनमें से बहुत से महकमे ऐसे हैं जिनको राव साहब ने अपने जिनकी बुनियाद डाली थी और क्या ये महकमे जिनकी उन्होंने बुनियाद डाली थी और कोशिश की थी कि ये महकमे जो हैं वो आगे चलकर अवाम की खिदमत करेंगे, क्या ये अवाम की खिदमत कर रहे हैं या ये हुक्मरानों की खिदमत कर रहे हैं। और इस किताब में जो एक चीज़ मैंने देखी जो ख़ास तौर से मैंने महसूस की वो हमारी ब्यूरोक्रेसी का रोल है। राव साहब ने तो अपने ज़माने में ब्यूरोक्रेसी की उन बदनमानियों को और उनके करप्शन को देखा था, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो चीज़ जो है आज भी तसल्सल के साथ उसी तरह से जारी है और ब्यूरोक्रेसी के किरदार में आज भी कोई फ़र्क नहीं आया है। यानी वही बदनमानियाँ हैं, वही करप्शन है, उसी तरीके से हुक्मरानों की खिदमत की जाती है। जबकि देखा जाए तो ये पब्लिक सर्वेंट्स कहलाते हैं, लेकिन कॉलोनियल पीरियड से लेकर और आज तक इन्होंने कभी अपने आप को पब्लिक सर्वेंट नहीं समझा, बल्कि हमेशा अपने आप को हुकूमत का वफादार समझा। और आप देखें जब भी ये हुकूमत के वफादार होते हैं और ये भी हुकूमत के वफादार होते हैं
یہ ریاست کے بھی وفادار نہیں ہوتے ہیں. حکومتیں بدلتی ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ ان کی وفاداریاں بھی بدل جاتی ہیں. تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ بیوروکریسی کا کردار جس طریقے سے ہمارے ملک میں قائم ہوا ہے اور آج تک جاری ہے, تو کوئی بھی حکمراں آ جائے اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے. اس کو خوشامدی بیوروکریٹ بھی مل جاتے ہیں, اس کو انٹیلیجنس ایجنسیز کی یعنی سپورٹ جو ہے وہ بھی مل جاتی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہی پولیس اور یہی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں سیاستدانوں کو اور کارکنوں کو اذیتیں دیتی رہی ہیں, ان کو تشدد کرتی رہی ہیں. لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا ہے کہ کوئی بھی حکومت آئی ہو اور آنے کے بعد ایسے پولیس افسران کا یا انٹیلیجنس کے لوگوں کا کسی بھی طریقے سے محاسبہ کیا گیا ہو. یعنی چینی کے اندر پنوشے کا محاسبہ کیا جا رہا ہے, دوسرے ملکوں میں ایسے لوگوں کا محاسبہ کیا جاتا ہے جنہوں نے بلا وجہ سیاسی کارکنوں کے اوپر تشدد کیا ہو. لیکن ہمارے ملک میں یہ روایت آج تک اس لیے نہیں پڑی کہ ہر آنے والی حکومت جو ہے ان کو ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنے مخالفین کو سزا دیں, اپنے مخالفین کے اوپر تشدد کریں اور اپنے مخالفین کو کچلیں اور ان کو دبائیں. تو نتیجہ اس کا جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تسلسل جو ہے چلا آ رہا ہے. تو ہمیں کم از کم یعنی ان کی کتاب پڑھنے سے اندرونی طور پر یہ اس ایجنسیوں کے جو فنکشن ہیں اور ان کا جو کاروبار ہے اس سے ہمیں آگہی ہوتی ہے کہ یہ جتنے بھی مطلب کے ادارے ہیں یہ حکومتیں کن کو کس طرح سے ان کو اپنے مفاد کے لیے اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں. ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب یعنی 1984 تک آئی ہے اور اس میں بہت سے جو سیاسی کردار جنہوں نے ادا کیے تھے اور جن کا ذکر راؤ صاحب نے کیا ہے وہ سیاسی کردار بہت سے اب شاید اسٹیج سے غائب بھی ہو چکے ہیں. لیکن اگر اسی کتاب کو آگے لایا جاتا اور موجودہ صورتحال تک اس کو لایا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اور زیادہ اہمیت ہو جاتی. ہم بہرحال موجود کی حیثیت سے ہمیشہ جب بھی آٹوبایوگرافیز کو یا یادداشتوں کو یا ڈائری کو دیکھتے ہیں تو ہم بہت ہے, ہم ہر چیز کو بالکل بلیک اینڈ وائٹ نہیں دے دیتے ہیں. اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ اس کتاب کی اپنی اہمیت ہے اور یقیناً پاکستان کی تاریخ جب لکھی جائے گی تو اس میں بہت کچھ مواد ملے گا, لیکن مؤلفوں کو اس کے ساتھ ساتھ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ جب کتاب کو لکھیں اور واقعات کو دیکھیں تو اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کو متبادل شہادتیں جو ہیں ان کو دیکھنے کی بھی ضرورت ضرور پیش آنی چاہیے. بہت شکریہ.